नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस विद संजय में। ये हमारा नदियों का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम जो बाकी बची हुई प्रमुख नदियां हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो सैटरडे के लिए सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब थी और थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी चल रहा था वॉइस का, जिस कारण से आपको लेक्चर नहीं मिल पाया। लेकिन अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश की बाकी जो प्रमुख नदियां बची हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम नर्मदा नदी को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ वॉइस इशू आ रहा था। तो आज हम एक बार पुनः नर्मदा नदी से ही प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारी नर्मदा नदी है इसका उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से होता है। जो अमरकंटक है आप सभी को पता है, यह मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 1048 मीटर है और यहाँ से सोन नदी का भी उद्गम होता है। तो यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, इधर से ही नर्मदा नदी निकलती है और इसी 1 किलोमीटर के इलाके से एक तीसरी नदी भी निकलती है जिसका नाम है जोहिला। तो ये तीन नदी लगभग 1 किलोमीटर के एरिया से निकलती हैं अमरकंटक के पास वाले से। ठीक, तो याद रखना है कि अमरकंटक अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 13-12 किलोमीटर। तो यह 1312 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है यह 3 राज्यों में बहती है बेसिकली, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर उसके बाद गुजरात में और अंत में इसका अवसान कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में। तो यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके बाद लगभग 64 के समथिंग महाराष्ट्र में बहती है। बाकी जितनी है वो कहाँ पे बहती है? गुजरात में बहती है। तो इसका अवसान कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में क्या होता है? इसका अवसान होता है। और यदि नर्मदा नदी के अन्य नामों की बात की जाए तो इसमें हमें रेवा, मैकलसुता, सप्तगंगा, अमरकंठी, शंकरदेव या शिवपुत्री, नामोदाशो, ये हमें उसके नाम देखने को मिलते हैं। जो नामोदाशो नाम है यह टोलमी द्वारा यूज किया गया है, टोलमी द्वारा प्रदत्त है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि नर्मदा नदी के लिए टोलमी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो नमोदाशो का प्रयोग किया है। इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं, जैसे कि आनंदमयी नदी हो जाता है, गुजरात की जीवन रेखा हो जाता है। इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। और जो हमारी नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 15 जिलों में प्रवाहित होती है। और जो इसका अपवाह क्षेत्र है वह 85,930 वर्ग किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कितना है? 85,930 किलोमीटर है, जिसका कितना भाग मध्य प्रदेश में है? जिसका 89.9 भाग, जिसका कितना देखिए आप, 89.9 भाग मध्य प्रदेश में है। और जो इसका अपवाह तंत्र है, यानी कि जो इसकी मेन नदी है और इसकी जो सहायक नदियों का जो नेटवर्क है वह किस तंत्र के आधार पर है, वह किस प्रकार का है? तो वह वृक्षनुमा प्रणाली का है। कैसा है भैया? वृक्षनुमा प्रणाली का है नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। और जो इसका अपवाह क्षेत्र है वह 85,930 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 89.9% जो भाग है वह मध्य प्रदेश में, बाकी का गुजरात और महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं और अगली स्लाइड की बात करते हैं। तो आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो हमने मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसको भारत के मैप में भी दर्शा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, फिर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में चली जाती, फिर उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ देर महाराष्ट्र में बहने के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में इसका अवसान हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि इसी के समांतर में एक और नदी बहती है दक्षिण साइड, ताप्ती नदी, जिसका उद्गम
बैतूल के मुल्ताई से होता है, उसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। वह भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। उसका अंत भी कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में होता है। तो मैप में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नदी प्रवाहित होती है, यानी कि जो हमारी नर्मदा नदी है और जो हमारी ताप्ती नदी है, यह किस दिशा में बहती है? पूर्व से लेके पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो दो नदियां हमने देख ली, पूर्व से जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगली नदी की बात करें तो अगली पॉइंट की बात करें तो जो हमारी नर्मदा नदी है, इसकी 41 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं। बाईं तरफ से 22 नदियां मिलती हैं और दाईं तरफ से कितनी नदियां मिलती हैं? 19 नदियां मिलती हैं। तो यह बात हमें याद रखना है कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं 41, जिसमें से बाईं तरफ की 22 हैं और दाईं तरफ की 19 हैं। कभी कभी इनके नाम आ जाते हैं, तो हमें जो मेन नदियां हैं वो अपन देख लेते हैं। बाईं तरफ की नदियों की बात की जाए तो मेन जो नदियां इसमें मिलती हैं वो है तवा, दूधी, शेर, बंजर, देवना, वरनाल, शक्कर और गंजाल। ये मेन नदियां हैं जो बाईं तरफ से इसकी ओर मिलती हैं। और दाईं तरफ में देखें तो हिरण, हथनी, बरना, तिंदोनी, चंद्रशेखर, इसे जोवट भी बोला जाता है, कन्हर, मान, ऊटी, ये जो नदियां हैं ये किस साइड से मिलती हैं? ये दाईं तरफ से मिलती हैं। तो टोटल कितनी सहायक नदियां? 41, बाईं तरफ की 22 और दाईं तरफ की 19। और जो हमारा राज्य की पहली नदी बन गई है नर्मदा नदी, जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि यह राज्य की पहली नदी है जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। आप मैप में देख सकते हैं कि जो हमारी नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है, जहां जहां वो नर्मदा नदी बहती है, तो हमने नर्मदा के अपवाह को दर्शाने का प्रयास किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी नर्मदा नदी है यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, उसके बाद यह डिंडोरी में प्रवेश करती है, जहां पे बुधना नदी उससे आके मिलती है। डिंडोरी के बाद यह मंडला जिले में जाती है और मंडला में से 4 नदी आके इससे मिलती हैं, जैसे बरनार, बंजार, हेलोन नदी और मटियारा नदी इससे आके मिलती हैं। फिर मंडला के बाद यह जबलपुर में प्रवेश करती है और जबलपुर में बहने के बाद, और जबलपुर में एक बात याद रखना कि धुआंधार जलप्रपात भी जबलपुर में ही है, भेड़ाघाट पे। फिर यह जबलपुर के बाद यह कहाँ चली जाती है? यह नरसिंहपुर में चली जाती। कहाँ पे चली जाती है? नरसिंहपुर में चली जाती है। और नरसिंहपुर और रायसेन की सीमा पर बहते हुए यह होशंगाबाद में प्रवेश करती है। रायसेन और नरसिंहपुर की सीमा पर बहते हुए यह नरसिंहपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद यह क्या करती है? आगे जाती है और होशंगाबाद और सीहोर की सीमा पर बहती है। फिर हरदा में प्रवेश करती है। उसके बाद खंडवा, खरगोन में बहते हुए यह निकल जाती है बड़वानी में। तो बड़वानी और धार की सीमा पर बहती है और उसके बाद यह अलीराजपुर में चली जाती है। फिर अलीराजपुर के बाद यह महाराष्ट्र राज्य में, और फिर महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाती है और अंत में क्या होता है? उसका खंबात की खाड़ी में अवसान हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि ये 15 जिले हैं जिनमें से क्या होती है? हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। आपने अगर हमारे जिलों वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पे। ये हमने मध्य प्रदेश के दक्षिण साइड का जिला दिखाया हुआ है, तो आप देख लीजिए किन 15 जिलों से जाती है। ठीक है, इसके साथ ही हमने कुछ सहायक नदियों को भी दिखाया है। तो आप देख लीजिए जो ऊपर साइड की नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं? जो 19 नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं, और जो नीचे साइड की नदियां हैं वह 22 नदियां हैं जो कहां से मिलती हैं? जो वाई ओर से मिलती हैं। तो इतनी बातें हमारे लिए याद रखना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नर्मदा नदी के अन्य तथ्यों की। नर्मदा नदी के अन्य तथ्यों की, तो जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी आप लोग समझ रहे होंगे, एक सीधा सीधा क्या, 1 मिनट दोगी, हम इधर बना के बता देते आपको। ये जैसा कि कोई समतल एरिया चल रहा था, फिर उसके बाद एक गड्ढा टाइप का ऐसा आ जाता है,
फिर ये फिर से उतना ही समतल हो जाता है। तो ये जो एक गड्ढा टाइप का होता है, ऐसे ही क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, एक नॉर्मल भाषा में अभी आप याद रख लीजिए। तो ये होता है क्या, भ्रंश घाटी। तो जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है, और इसके अलावा एक नदी और हमने बताई थी ताप्ती नदी, वो भी भ्रंश घाटी में ही बहती है। और जो हमारी नर्मदा नदी है इसके समांतर उत्तर में, यानी कि ये हमारी नर्मदा नदी बह रही है, तो इसके उत्तर में यानी कि ऊपर साइड, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर है विंध्याचल मैकल श्रेणी। ये क्या है, उत्तर साइड विंध्याचल मैकल श्रेणी है। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है भैया, नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्याचल श्रेणी है। और जो इसके दक्षिण वाला एरिया है, यानी कि नीचे वाला जो एरिया है, इधर पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। क्या देखने को मिलता है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी हमारे लिए दक्षिण साइड देखने को मिलती है, और नर्मदा के उत्तर साइड हमें विंध्याचल श्रेणी देखने को मिलती है। और यदि हम नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपातों को अब देख लेते हैं, तो जो प्रमुख जलप्रपात है वो है दुग्धधारा और कपिलधारा। दुग्धधारा और कपिलधारा कहाँ पे हैं, अनूपपुर जिले में। कभी कभी पूछ लेता है इनकी हाइट भी, तो जब हम जलप्रपातों का सेक्शन कवर करेंगे तो हम उसमें देख लेंगे कि कितनी हाइट पर हैं। ठीक है, तो अभी तो आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए। जो दुग्धधारा और जो कपिलधारा जलप्रपात हैं वह नर्मदा नदी पर हैं और अनूपपुर जिले में है। कहाँ पे, अनूपपुर जिले में है। धुआंधार जलप्रपात, तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो जबलपुर में है। मानधाता और दर्दी जलप्रपात खंडवा जिले में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है। खरगोन में एक जगह है महेश्वर, वहां पर ही क्या है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है। क्या है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है। और अगली महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें याद रखना है नर्मदा नदी की, कि जो नर्मदा नदी है वह अपने मुहाने पर क्या करती है, एस्चुरीज का निर्माण करती है या डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है अपने किनारे पर क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा जो हमारी पूर्वी की साइड बहती हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में हमारी नदियां जाती हैं, वो धीरे धीरे मुहानों पर जाने से क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं और विभिन्न सारी वर्तिकाओं में बट जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी सी वर्तिकाओं में बह जाती हैं। तो ये जो आकृति बनती है और जो यह उपस्थिति बनती है, ऐसी ऐसी वितरिकाओं में बन जाती, छोटी छोटी स्लो होने के कारण, तो ये क्या होती है, डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन हमारी नर्मदा नदी जो है वो मुहाने पर भी क्या होती है, तेज बहती है, तो वो ऐसी बहते हुए सीधी आके नीचे गिर जाती है। और इस तरीके की जो आकृति बनाती है, जो सीधी आके नीचे गड्ढा टाइप का नीचे बना जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, एस्चुरीज कहते हैं। जो एस्चुरीज और मुहाने का जो आपको कॉन्सेप्ट हम आपको अगले वीडियो में आगे बता देंगे। तो अभी तो अपन को क्या याद रखना है कि जो हमारी नर्मदा नदी है यह मुहाने पर क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वारंद मुख भी कहा जाता है। और कितना है, लगभग 27 किलोमीटर का बताया गया है। ठीक है, और एक बात और याद रख लीजिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जितनी भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो उनमें से जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है, हमारी नर्मदा नदी। और जो हमारी नर्मदा नदी है वो तो आप सभी को पता ही है कि भारत की 5वीं बड़ी नदी है। तो इतनी बातें हमारे लिए नर्मदा नदी से याद रखना है। तो अगली नदी पर चलते हैं अपन। तो अगली नदी है हमारी तवा नदी, जो क्या है, हमारी नर्मदा नदी की ही सहायक नदी है, और यह सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा नदी की। तो इसको देख लेते हैं। जो हमारी तवा नदी का उद्गम होता है यह कालीभीत पचमढ़ी से होता है, कालीभीत पचमढ़ी से होता है, और जो इसकी लंबाई है वो 172 किलोमीटर है। कितनी है, 172 किलोमीटर है। और जो इसका अवसान होता है यह नर्मदा नदी में होता है। बांद्रा भान एक स्थान है होशंगाबाद में, वहां पर यह नर्मदा नदी से मिल जाती है। जो इससे मेन क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं इसके जलप्रपात। तो जलप्रपात हम देख लेते हैं। डचेस जलप्रपात तवा नदी पर, अप्सरा जलप्रपात तवा नदी पर, वी फॉल जलप्रपात तवा नदी पर, जमुना और रजत जलप्रपात भी तवा नदी पर। ये 5 जलप्रपात हैं जो तवा नदी पर हैं। इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें याद रखना है, अप्सरा जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, वी फॉल जलप्रपात,
जमुना जलप्रपात और रजत जलप्रपात, ये पांचों जो जलप्रपात हैं ये तवा नदी पर हैं। आप मैप में इसको देख सकते कि हमने ये तवा नदी आपको इधर पे दिखाई गई है, इधर पे लिखा भी हुआ है सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ये जो हमारी तवा नदी है यह कहाँ से निकलती है? कालीभीत पचमढ़ी से क्या होता है, इस तवा नदी का उद्गम होता है और यह होशंगाबाद में बहती है और यहाँ पे ये बांद्राभान के समीप यानी कि बांद्राभान नामक स्थान पर यह नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 172 किलोमीटर है और इस पर जो जलप्रपात बने हैं वो है डचेस, अप्सरा, वी फॉल, जमुना और रजत जलप्रपात तवा नदी पर ही है। तो इतनी बातें हमारे लिए तवा नदी से याद रखना है। अगली और जो हमारी मेन नदी है वो है ताप्ती नदी। ये लास्ट मेन नदी है जो अपन को याद करना है ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसके बारे में ज्यादा तथ्य पढ़ेंगे। बाकी जो बची हुई नदियां हैं उनमें सिर्फ पढ़ना है यदि उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका अवसान कहाँ पे होता है और यदि उसके बारे में कोई विशेष बात है तो उसके बाद हम वो देखेंगे। तो लास्ट मेन नदी को अपन कवर करते हैं, ताप्ती नदी। तो जो हमारी ताप्ती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम बैतूल मुल्ताई से होता है। बैतूल में जगह है मुल्ताई, वहां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और जो इसकी लंबाई है यह 724 किलोमीटर है। कितनी है भैया? 724 किलोमीटर ये लंबी है। और जो इसका अवसान होता है वो खंबात की खाड़ी में होता है। कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में इसका अवसान होता है। और यदि इसके अन्य नामों की बात की जाए तो सूर्यपुत्री, तापी, पीयूषणी, सुरसुता इसकी क्या है भैया? अन्य नाम है। सूर्यपुत्री, तापी, पीयूषणी और सुरसुता ये इसके क्या हो जाते हैं? अन्य नाम हो जाते हैं। और यह जो ताप्ती नदी है इसका पानी काफी ज्यादा गर्म होता है, इसके कारण इसे तापी और पीयूषणी कहा जाता है। और यदि हम ताप्ती नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वह पूर्णा, गिरना, गोपद, अनेर, अंबोरा और उतावली हैं। ये मेनली 6 नदियां हैं जो क्या है इसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी? पूर्णा, गिरना, गोपद, अनेर, अंबोरा, उतावली, ये 6 नदियां हैं जो मुख्य रूप से ताप्ती नदी में मिलती हैं, यानी कि उसकी सहायक नदियां हैं। और ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा की ही भांति क्या होती है? भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा की ये दक्षिण में है और उसके समांतर भी है जो एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी आप सभी को पता है। और जो ताप्ती नदी है यह भी नर्मदा की तरह ही अपने मुहाने पर काय का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। काय का निर्माण करती है? एस्चुरीज का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और जो हमारी ताप्ती नदी है इस नदी पर 2 बंदरगाह बने हुए हैं। कहाँ पे? गुजरात में। कौन कौन से बंदरगाह बने हुए हैं? रज्जू सेतु बंदरगाह और श्वाली बंदरगाह। तो रज्जू सेतु बंदरगाह और श्वाली जो बंदरगाह हैं वो ताप्ती नदी पर हैं और गुजरात में है। तो जो हमें पता ही है कि ताप्ती नदी 3 राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और जो यह 3 राज्यों में बहती है तो यह मध्य प्रदेश और गुजरात की प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण करते जाती है बुरहानपुर के निकट। तो जो हमारी ताप्ती नदी है क्या करती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। मैप में आप देख सकते हैं कि ये ताप्ती नदी है और यह बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, फिर यह मध्य प्रदेश में बहती है और यहाँ पर क्या करती है? यह महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद यह महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यह आगे जाके गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में इसका अवसान हो जाता है। और यह जिसकी लंबाई है वो 724 किलोमीटर लंबी है। इसे सूर्यपुत्री, तापी, पीयूषणी और सुरसुता के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है गिरना, गोपद, अनेर, अंबोरा, उतावली और पूर्णा क्या हो जाती हैं? इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। तो इतनी बातें हमारे लिए याद रखना है। ठीक है, तो फिर अब जो बाकी बची हुई नदी हैं उसको हम इस फॉर्मेट में कवर करेंगे। नदी का नाम, उसका उद्गम स्थान या उसका अवसान स्थान, फिर उसके बाद यदि उसमें कोई विशेष चीज है तो उसको हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारी नदी है इसमें हम लगभग कितनी नदियों को और देख लेंगे? 14 नदियों को और देख लेंगे। तो हमने 18 लगभग 30 से 32 नदियां कितनी हो जाएंगी हमारी?
कवर हो जाएंगी पूरी। तो आइए हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली नदी है वह है कुंवारी सिंध। 2 सिंध आपने पढ़ी है, एक पढ़ी है सिंध नदी, एक पढ़ी है अपने काली सिंध नदी, और तीसरी नदी है कुंवारी सिंध नदी। जो कुंवारी सिंध नदी है यह शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से निकलती है। और सिंध नदी में इसका अवसान होता है भिंड जिले में। कहाँ पे अवसान होता है? भिंड जिले में इसका अवसान होता है सिंध नदी में। कुंवारी सिंध किसकी सहायक नदी हो जाएगी? सिंध नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और सिंध नदी तो आप सभी को पता है विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती ही है। दूसरी है जुम्बड़ नदी। क्या है? जुम्बड़ नदी। तो जो जुम्बड़ नदी है यह लामगरा मंदसौर से निकलती। कहाँ से निकलती है? लामगरा मंदसौर से निकलती है। और इसका जो अवसान होता है वह चंबल नदी में ही हो जाता है मंदसौर में। कहाँ पे? चंबल नदी में ही हो जाता है, मंदसौर में इसका अवसान हो जाता है। और जो हमारी जुम्बड़ नदी है इसके किनारे पर प्राग ऐतिहासिक काल के जो बस्तियां थी उनके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की जो बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ पर हमें जुम्बड़ नदी के किनारों पर देखने को मिलते हैं। तो दूसरी नदी जुम्बड़ नदी जो लामगरा मंदसौर से निकलती है, चंबल नदी में इसका अवसान हो जाता है मंदसौर में ही। तीसरी है बीहड़ नदी। तो जो हमारी बीहड़ नदी है यह रीवा पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रीवा पठार से बीहड़ नदी निकलती है। और टोंस नदी में क्या होता है? इसका अवसान हो जाता है। और जो बीहड़ नदी है इस पर ही क्या है भैया? हमारा चचाई जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है जो बीहड़ नदी पर है। और बीहड़ नदी टोंस नदी की सहायक नदियां है। और जो बीहड़ नदी है इसका उद्गम रीवा पठार से होता है। कहाँ से होता है? रीवा पठार से इसका उद्गम होता है। चौथी नदी है सोमली नदी। चौथी नदी क्या है हमारी? सोमली नदी। तो जो सोमली नदी है इसका उद्गम मंदसौर से होता है और यह शिवना नदी में मिल जाती है। मेनली राजस्थान साइड बहती है और राजस्थान में शिवना नदी है उसमें जाके ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। अगली नदी है अंसर नदी। तो अंसर नदी का उद्गम जमुनिया मंदसौर से होता है और यह चंबल नदी में मिल जाती है। अंसर नदी जमुनिया मंदसौर से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी है जामनी नदी। तो जो जामनी का उद्गम होता है वह सागर जिले से होता है और यह ओरछा के समीप बेतवा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? ओरछा के समीप बेतवा नदी में मिल जाती है जामनी नदी। अगली नदी है खान नदी, जैसे कान्हा नदी भी कहा जाता है। कान उसका बेसिकली प्राचीन नाम है। तो जो खान नदी है या जो कान नदी है उसका उद्गम राला मंडल पहाड़ी उमरिया इंदौर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और जो खान नदी है वो आप सभी को पता है वो छिप्रा में मिलती है उज्जैन में जाकर। तो याद रखना जो खान नदी है उसका उद्गम राला मंडल पहाड़ी उमरिया इंदौर से उद्गम होता है और छिप्रा नदी में उसका अवसान होता है। और जिले का नाम आ जाए तो उज्जैन में उसका अवसान होता है। तो अगली नदी की बात की जाए तो अगली नदी है कूनो नदी। तो जो कूनो नदी है वह भी शिवपुरी पठार से निकलती है और यह मुरैना जिले में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कूनो नदी शिवपुरी पठार से निकलकर मुरैना में जाकर चंबल नदी में मिल जाती। शिवपुरी पठार से एक नदी और देखिए, कौन सी? कुंवारी सिंध नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और कहाँ पे? भिंड में जाके भैया वो सिंध में मिलती है। लेकिन जो कूनो नदी है वह शिवपुरी पठार से ही निकलती है लेकिन मुरैना में मिलती है चंबल नदी में। ठीक है। अगली नदी है कुलबोहरा नदी जो छिंदवाड़ा से निकलती है और इसका जो अवसान होता है वो पेंच नदी में होता है। और जो हमारी कुलबोहरा नदी है इसे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। अगली नदी है कान्हन नदी। ये भी पचमढ़ी से निकलती है और इसका जो अवसान होता है वो पेंच नदी में होता है। कान्हन नदी का अवसान कहाँ पे होता है? पेंच नदी में होता है। शक्कर नदी, जो शक्कर नदी है यह सभी को पता है, ये काय की सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। और जो इसका उद्गम होता है वो छिंदवाड़ा से होता है, अवसान नर्मदा नदी में होता है। नर्मदा नदी में भी कहाँ पर होता है भैया? नरसिंहपुर में होता है। तो जहाँ शक्कर और नर्मदा का संगम होता है वहां पर संगनेश्वर महादेव मंदिर है। संगनेश्वर महादेव मंदिर शक्कर और नर्मदा नदी के संगम नरसिंहपुर में बना हुआ है। तो ये हमें याद रखना है अच्छे से। गार नदी, तो जो गार नदी है
उसका जो उद्गम होता है वो सिवनी के लखना क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? सिवनी के लखना क्षेत्र से होता है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये इसका ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? नर्मदा नदी में हो जाएगा। मान नदी, तो जो मान नदी है यह धार से निकलती है और इसका जो अवशान होता है वो नर्मदा नदी में होता है। तो मान नदी का उद्गम धार है और इसका जो अवशान होता है वो नर्मदा नदी में होता है। फिर अंतिम नदी है हमारी सीतारेवा नदी। तो जो सीतारेवा नदी है वो छिंदगांव छिंदवाड़ा से निकलती है और जो इसका अवशान होता है वो नर्मदा नदी में होता है। और कहाँ पे होता है? काडरवाड़ा नरसिंहपुर में क्या होता है? इसका अवशान हो जाता है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश की नदियां थी उनको हमने अपनी कवर कर लिया है। तो 14 नदियों को हमने शॉर्ट में, और बाकी जो पहले वीडियो में 7, दूसरे वीडियो में 7 और जो तीसरा वीडियो था उसमें हमने 3, यानी कि 17 और 14 31 नदियों को हमने कवर कर लिया है। तो जितनी भी मेन नदियां थी उनको हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कोई भी नदी को हमने छोड़ा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और यदि तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों से इसे सब्सक्राइब कराइए जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आने वाले कुछ समय में आपको बाकी के वीडियो भी जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जो जीएच के सब्जेक्ट हैं, कुछ वॉइस का इशू चल रहा है और कुछ हेल्थ का इशू भी चल रहा है, जिस कारण से आपको हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो नहीं दे पा रहे। एक वीडियो आपको जीएस का मिल रहा है। जैसे ये शॉर्ट हो जाते हैं ना, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है निपट जाती हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम आपको जल्दी सी वीडियो आपको देना प्रारंभ कर देंगे। ठीक, ऐसे में क्या होता है, स्लाइड वाले फॉर्म में यदि हम आपको वीडियो देते हैं तो उसमें टाइम लगता है, नोट्स भी बनाना पड़ता है। तो हम वैसे ही व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि लाइट माइट का कुछ हो जाए तो अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे ही आपको पढ़ा देंगे। तो हम उसकी व्यवस्था में लगे। यदि नहीं होता है तो अपन स्लाइड के फॉर्म में तो पढ़ ही रहे हैं। यदि आपका कोई सुझाव वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको एक और फायदा मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्लासें आज रहेंगी और साथ ही आपको जो भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं उससे क्या हो जाएंगे, जो संबंधित नोट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।